चारों ओर सन्नाटा था। हवा चल रही थी, पेड़ों से साए साए की आवाज आ रही थी। रोहन अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर की ओर चला जा रहा था। वो थोड़ा घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया में वो अकेला ही जाग रहा हो। रात के 12 बज चुके थे। सड़क इतनी सुनसान थी कि कोई पिन भी गिरे तो आवाज सुनाई दे। बाइक चलाते चलाते उसके कानों में आवाज आती है, रुक जाओ। वो चारों तरफ देखता है। उसे लगता है कि उसका वहम होगा। वो चलता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद आवाज आती है, रुक जाओ। उसकी घबराहट बढ़ने लगती है। वो चलता ही रहता है। थोड़ा आगे जाकर के सड़क के किनारे उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। वो इतनी सुंदर और मासूम दिख रही थी कि रोहन उसे देखकर खुद ही वहां रुक गया। रोहन उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। वो बिना कुछ कहे मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। रोहन ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ली और चल दिया। रोहन उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर रात भर चलता रहा। सुबह के 4 बज जाते हैं। गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। वो वहीं पर रुक जाता है। कुछ देर बाद सूरज की रोशनी उसके मुंह पर पड़ती है। उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि वो अपने घर के पास मैदान में सोया हुआ था। वो चौंक कर खड़ा हो उठता है और रात की घटना के बारे में सोचने लगता है। उसे बस इतना याद आता है कि उसे रात में एक लड़की मिली थी। रोहन घर के अंदर चला जाता है। वहाँ किसी से कुछ नहीं कहता। वह बहुत थकावट महसूस करता है, इसलिए ऑफिस की छुट्टी भी ले लेता है। रोहन सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। उसको गहरी नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगता है कि उसके बगल में ही वह लड़की लेटी हुई है। रोहन की आंखें डर के कारण खुल जाती है और वो तुरंत बिस्तर से दूर हटकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो पलटकर देखता है तो बिस्तर पर कोई नहीं था। उसे अपने कमरे में घबराहट हो रही थी, इसलिए वो कमरे के बाहर आ जाता है। वो ड्राइंग रूम में आता है और माँ को पानी लाने के लिए आवाज लगाता है। माँ पानी लेकर आती है और देखती है कि रोहन पसीने से लथपथ है। माँ उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन वो खोया खोया सा था। माँ उसके माथे को छूते हुए पूछती है कि क्या हुआ है बेटा। माँ के पूछने पर रोहन सारी बात बता देता है। माँ भी सोच में पड़ जाती है कि क्या किया जाए। कुछ सोचकर माँ उसे तांत्रिक के पास जाने की सलाह देती है। ठीक है माँ, रोहन कहता है। रोहन मन में सोचता है कि आज की रात आराम से कट जाए, कल तो तांत्रिक को ही घर पर लेकर आऊंगा। उसे अपने कमरे में जाते हुए भी डर लगने लगा था, इसलिए वो सोफे पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे किसी की रोने की आवाज आती है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। रोहन ने देखा कि वही लड़की सोफे की कुर्सी पर बैठकर रो रही है और उससे कुछ कहना चाहती है। रोहन मन में सोचता है कि अभी तक उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, इसलिए रोहन अब कुछ हिम्मत करता है और पूछता है कि तुम कौन हो और बार बार मेरे सामने क्यों आ रही हो। वो रोहन को अपने बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है, मेरा नाम सानली है, मैं कॉलेज में बीटेक कर रही थी। काव्या मेरी सहेली थी, हम दोनों हमेशा साथ रहते थे, सारे कामों में एक दूसरे की मदद करते थे। कुछ दिनों बाद करण से मेरी सगाई हो गई थी। सगाई के बाद हम तीनों एक साथ घूमने जाते थे। धीरे धीरे काव्या भी करण को पसंद करने लगी थी। मुझे इस बात का एहसास हो गया था, परंतु मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन शाम को काव्या ने मुझे अपने घर बुलाया। वो मुझे अपने तीसरी मंजिल की छत पर ले गई। हम छत पर इधर उधर टहलकर बात कर रहे थे। बातों बातों में मैं छत के किनारे की तरफ आ गई थी। जैसे ही मैं किनारे आई, काव्या ने मुझे धक्का दे दिया। काव्या को देखते देखते मेरे प्राण निकल गए। मैं आपकी मदद से उसे सजा दिलवाना चाहती हूँ। तो रोहन पूछता है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। सानली कहती है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मुझे देखकर गाड़ी रोकी थी। मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। रोहन कहता है ठीक है। अगले दिन रोहन करण से मिलने जाता है और बातचीत से रोहन को पता चलता है कि अगले महीने करण और काव्या की शादी है। करण बताता है कि सानली की आत्महत्या करने के बाद मैं टूट चुका था। धीरे धीरे काव्या ने मुझे संभाला। रोहन सब कुछ समझ जाता है। वो करण को भी समझा जाता है कि वो आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या थी। काव्या ने तुमसे शादी करने के लिए ऐसा किया। करण को विश्वास नहीं होता है कि काव्या ऐसा कर सकती है। करण को विश्वास दिलाने के लिए सानली सामने आ जाती है और वो सन्न हो जाता है। करण की आंखें भर आती हैं। करण सानली को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाता है, परंतु यह संभव नहीं था और वो वहीं पर रोने लगता है।
रोहन उसे संभालता है। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। करण काव्या को फोन करता है कि शालिनी उसको परेशान कर रही है, वो नहीं चाहती कि हम दोनों की शादी हो। करण ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। यह सुनकर काव्या के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं शालिनी उसके पास न आ जाए। रात को काव्या जब सोने जाती है तो देखती है कि बेड पर शालिनी बैठी हुई है। वो डरकर भागती है और करण को फोन करती है। करण वहां पर आ जाता है और काव्या से कहता है कि शायद शालिनी तुमसे कुछ कहना चाहती है। यह सुनकर काव्या और भी डर जाती है। काव्या करण को अपने घर पर ही रोक लेती है। अगले दिन जैसे ही करण वहां से जाता है, फिर उसे शालिनी दिखाई देने लगती है। वो डर कर भागती है और करण के घर पहुंच जाती है। करण एक तांत्रिक के पास जाता है। काव्या को वहीं बैठाकर खुद बाहर खड़ा हो जाता है। काव्या तांत्रिक को बताती है कि 2 साल पहले उसकी सहेली ने आत्महत्या की थी। अब वह उसे परेशान कर रही है। यह सुनकर तांत्रिक कुछ मंत्र बोलता है और शालिनी की आत्मा को प्रकट करता है। शालिनी को देखकर काव्या और घबरा जाती है। शालिनी, तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? क्यों मारा मुझे? काव्या रो रो कर माफी मांगती है। काव्या बताती है कि मैं मन ही मन करण को अपनी जिंदगी मान चुकी थी। मैं उसे पाना चाहती थी। करण के प्यार में अंधी होकर मैंने तुझे मार दिया। मैं तुझे मानना नहीं चाहती थी, पर मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ये सारी बात रिकॉर्ड हो गई। तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि रोहन ही बना हुआ था। करण फोन करके पुलिस बुला लेता है और पुलिस काव्या को पकड़ ले जाती है। शालिनी करण और रोहन को धन्यवाद कर और नम आंखों से कर्ण को देखते हुए अदृश्य हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है।